Good morning, everyone. So, ninth class, we were on our chapter 2 of economics, which is people as a resource. And when we started with the chapter, first we understood why is people, you can say, one of the important source. मतलब why are people considered very very important and why are they considered one of the most important factor of production? Because जो बाकी थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको ये साथ में लाके प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं और पूरा मैनेज करते हैं. नाउ अलोंग विद दिस वी आल्सो डिड फ्यू अदर थिंग्स कि जो पीपल है अगर उसमें इन्वेस्ट किया जाए इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन तो फाइनली उनका बाद में जो फ्रूटफुलनेस है या प्रोडक्टिविटी है वो जाके बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है. और ये जो है ये हमने पढ़ा था two stories of two boys, Sakal and Vilas, belonging to the same village, where we saw कि एक जो है एजुकेटेड हो गया था तो ऑब्वियसली ही लेड अ वेरी प्रोग्रेसिव लाइफ जिसमें उसको अच्छी जगह पे वो काम भी कर रहा था, इनकम भी अच्छी थी, प्रमोशन मिल रहा था. ही वाज एडिंग टू हिज ओन लाइफ एंड ही वाज आल्सो एडिंग टू द इनकम ऑफ द कंट्री. उसके बाद हमने स्पेसिफिकली किया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, मार्केट, नॉन मार्केट एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. फिर वी स्टार्टेड विद द मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाइक एजुकेशन. एजुकेशन क्यों जरूरी है, किस किस फील्ड में गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है टू इंक्रीज द लिटरेसी लेवल और कैसे लिटरेसी बढ़ी है और क्या आगे प्लान है गवर्नमेंट. उसके बाद हमने हेल्थ से रिलेटेड भी कर लिया था कि हाउ इज हेल्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी ऑल्सो. बिकॉज अगर हेल्दी भी होगे तो भी आप अच्छी तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट करोगे टूवर्ड्स नेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. उसके बाद हमने पढ़ा था कि हेल्थ हम कैसे जज करते हैं. बेसिकली जैसे एजुकेशन लिटरेसी रेट से, रिटेंशन रेशियो से करते हैं, उसी तरीके से जो हेल्थ है किसी कंट्री का वो हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन सारी चीजों से अपने जज करते हैं. उसके बाद हम आ गए थे कि टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मोर यू कैन से वन ऑफ द अगेन इम्पोर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग पीपल एज अ रिसोर्स. हम बोल रहे हैं पीपल रिसोर्स है, इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, पर इसके साथ साथ अपने ये भी देख रहे हैं कि है ना कुछ ऐसे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं. तो वी स्टार्टेड विद दिस टॉपिक एंड वी डिड दिस टॉपिक डीपली इन आवर लास्ट क्लास. नाउ वी again do it and revise it nicely little bit in detail. अब first of all when we are talking about employment we need to understand क्योंकि because we are talking कि people एक resource है, but अगर यही resource जो है वो productive नहीं हो पा रहे even if when they are wanting to, so obviously it will be negative for the country as well, country's economy as well. तो यहाँ पे ये सीधी सी बात है, ये अपने को यही बता रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इसीलिए जरूरी है, किस किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है और किस तरीके से ये अपनी सोसाइटी में नेगेटिव इफेक्ट लाती है. दिस इज ऑल दैट वी विल बी डूइंग इन दिस पोर्शन. नाउ सो अलोंग विद दिस नाउ लेट अस मूव इनटू द डिटेल्स ऑफ इट. सबसे पहले जो स्टार्टिंग बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है या हु इज एन अनएम्प्लॉयड पर्सन. अनएम्प्लॉयड पर्सन वो होता है हु इज विलिंग टू वर्क and does not get work. ठीक है, that means अगर somebody, as I gave you the example that if your mother is obviously taking care of you people and the family, she is not unemployed because she does not want to go and pursue any job. पर अगर कोई अप्लाई कर रहा है जॉब के लिए and the person is not getting a job and is not able to work somewhere as मतलब to earn money, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, that person is called unemployed. So I am repeating again, those people who are willing to work but don't get work are the people who are called unemployed. And now जो unemployed है इसमें हम basically एक country का जो हम बोलेंगे working section है, मतलब वर्क फोर्स जो है वो कौन सी होती है, वो लोग होते हैं जो बेसिकली 15 से 59 के बीच में है एज के. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली 14 इयर्स या उससे छोटे जो हैं
उनको तो हम लोग क्या बोलते हैं कि these are kids, these are children. तो ऑब्वियसली जब ये लोग बच्चे हैं तो ये लोग थोड़ी काम करेंगे. They are actually dependent population, and we cannot ask them that you have to earn money or whatever it is. They are in the growing age. This is their age to get educated and all these things. तो 15 years से छोटे वाले जो होते हैं यूथ या जो बच्चे होते हैं उनको हम लोग वर्क फोर्स में या इसमें इंक्लूड नहीं करते कि जिन लोगों को हम ये माने कि दीज आर द पीपल हु वांट एम्प्लॉयमेंट और मे बी बिकॉज वो काम नहीं कर रहे हैं तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं होते हैं. उसी तरीके से 59 एंड अबव यानी जो 60 इयर्स के अबव एज के जो हम बोलेंगे एडल्ट पर्सन या जिनको हम ओल्ड एज पीपल बोल देते हैं उनको भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं बोल रहे अगर वो काम नहीं कर रहे तो बिकॉज दैट इज नॉट देयर एज ऑफ वर्किंग. कोई वैसे अपने किसी का अपना बिजनेस है, दैट पर्सन इज वर्किंग, दैट इज समथिंग एल्स, बट वी विल नॉट कॉल देम एज अनएम्प्लॉयड. यानी बेसिकली जो अपनी वर्क फोर्स पॉपुलेशन है वो 15 से 59 ईयर्स को बिलोंग करते हैं और जनरली अपने इसी कैटेगरी में देखते हैं कि कितने लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं. अनएम्प्लॉयड, यस, इन अ प्रीवियस क्लास हमने ये किया था कि 3 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट we'll be studying in this chapter. सबसे पहली होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें क्या होता है लोगों को कुछ पार्ट ऑफ द ईयर के लिए उनके पास काम होता है, सारे साल के लिए उनके पास काम नहीं होता है. ठीक है, और जनरली ये रूरल एरियाज में होता है जहाँ पे सोइंग और हार्वेस्टिंग सीजन के टाइम पे तो लैंडलेस लेबर को काम पे रख दिया जाता है और बाद में उनको काम पे नहीं रखा जाता है. तो ये जो है ये इसको बोलते हैं हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, नाउ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा भी था अबाउट 2 लैंडलेस वर्कर्स जो डिस्कस करते हैं कि आजकल काम जो है वो बहुत कम मिलता है इंडस्ट्री. So it is, you can say widely you can find this kind of unemployment in the villages. नेक्स्ट है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. अगेन ये वाला अनएम्प्लॉयमेंट भी अपने लोगों ने कंप्लीट कर ली, वी हैव ब्रीफली इसको समझ लिया था. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली जो लोग ऐसे अपीयर होते हैं कि हाँ वो लोग काम पे लगे हुए हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली में वहाँ पे उनके काम की कोई जरूरत ही नहीं है. तो सिंपल टर्म्स में अगर हम बोले कि एक तो फील्ड है जिसमें सिर्फ 2 लोगों के काम करने की जरूरत है और अगर सिर्फ 2 लोग काम करें तो भी काम चल जाएगा, जो ग्रेन की प्रोडक्शन है वो उतनी ही होगी, बट इसमें इन्वॉल्व जो है वो 2 से ज्यादा लोग हैं. मतलब सपोज फैमिली में 5 ऐसे लोग हैं जो काम कर सकते हैं, वो 500 के 500 क्या चीज में काम करने लग गए. तो इससे ये जरूर है कि उनका काम थोड़ा आसान हो जाएगा, वर्कलोड कम हो जाएगा, काम आपस में डिवाइड कर लेंगे, थोड़ा आराम कर पाएंगे ज्यादा, पर किसी इनकम कहीं से भी नहीं बढ़ी है. और वही ये लोग जो है अगर ये लोग जाके और कहीं काम करें, जो एक्स्ट्रा लोग हैं वो कहीं और जाके काम करें तो ऑब्वियसली इनकी क्या होगी, एक्स्ट्रा इनकम होगी. So this is called disguised unemployment, where actually people appear to be employed, but actually they are not needed there. That work could be done even if they were doing some other work. ठीक है, तो ये हो जाती है अपनी disguised unemployment. ये भी ज्यादातर अगेन आई एम रिपीटिंग जनरली, ऐसा नहीं है कि अर्बन एरियाज में तो मिलेगी नहीं, पर जनरली डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो वो रूरल एरियाज में. Then moving on to educated unemployment. ये वाली unemployment है which we generally find in the urban areas. Now when we talk about the urban areas, क्योंकि यहाँ पे क्या generally educated लोग होते हैं, तो educated जो हो जाते हैं, जो पढ़ लिख जाते हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आ गई है, पर फिर भी क्या इनके पास काम नहीं है. तो ऑब्वियसली जब इनके पास काम नहीं है एंड दे आर द पीपल हु आर वांटिंग टू वर्क, तो दिस लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट. और ये वाली जो अनएम्प्लॉयमेंट है एज आई सेड जनरली अर्बन एरियाज में होती है और इसके जो है इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव होते हैं. हर टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट के ही जो हम देखेंगे इम्पैक्ट है वो खराब होते हैं और इनके बारे में थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं. बेसिकली अगर अनएम्प्लॉयड लोग ज्यादा है, जितने भी है वो एक तरीके से डिपेंडेंट है. किससे डिपेंडेंट है, जो लोग अर्न कर रहे हैं, यानी जो लोग एम्प्लॉयड है उनकी इनकम जो है उनकी इनकम पे ही पूरी की पूरी जो उनकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है. यू अंडरस्टैंड, इफ यू हैव वन मेंबर इन योर फैमिली हु इज अर्निंग एंड दैट नन ऑफ द अदर फैमिली मेंबर्स आर अर्निंग, तो जितने भी फैमिली मेंबर्स है वो एक अर्निंग मेंबर के डिपेंडेंट मेंबर है
और वही इमेजिन करो कोई एक फैमिली है, उसमें सपोज बहुत लोग अर्न कर रहे हैं, मतलब सिर्फ बच्चे और बूढ़े को छोड़ के अगर बाकी लोग अर्न कर रहे हैं तो उनकी मतलब क्या होगा कि डिपेंडेंसी तो कम होगी, इनकम भी बढ़ेगी, पर जो उनकी लाइफस्टाइल है वो भी बढ़ जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी। और समवेयर ये जो है ऑब्वियसली इनकम जो है ये अपने नेशनल इनकम में भी ऐड हो रही है, तो ये कंट्री की डेवलपमेंट में भी क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एक और चीज है वेरी वेरी सिंपल, जब मैं बोल रही हूँ पीपल आर रिसोर्स, ह्यूमन बींग्स आर रिसोर्स, और उसको हम यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं, यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली वेस्ट हो रहा है वो रिसोर्स। और ऐसा रिसोर्स जो बहुत काम का है वो एक तरीके से हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाती है, बिना काम का, या एक डिपेंडेंट पॉपुलेशन बन जाती है। तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट हैज मेनी मेनी नेगेटिव एंड एडवर्स इफेक्ट। अब एज आई सेड कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उससे कंट्री की लो इनकम, प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि टोटल और जो कंट्री है उसकी जीडीपी, उसके नेशनल इनकम पे भी क्या हो जाता है, चीजें समवेयर इफेक्ट होती है। उसके बाद ऑब्वियसली अगर एज आई सेड एजुकेटेड वाले में कि जो लोग ऐसे हैं जो एजुकेटेड है पर उनको सपोज काम नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे, अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसके मतलब लायक, उसके वर्थ जो जॉब है वो तो उनको मिल नहीं रही, तो उसके मतलब पोजीशन वाइज अगर कम भी जॉब मिल रही है तो वो कर लेंगे, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। यू अंडरस्टैंड, बिकॉज जॉब अवेलेबल कम है। तो इफ यू हैव डन PhD एंड समथिंग एंड यू आर वांटिंग टू टेक, यू बिकम अ लेक्चरर एंड समथिंग, बट अगर जॉब भी अवेलेबल नहीं है तो मे बी यू आर satisfied with maybe teaching small kids only। मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ, इट ऑब्वियसली डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि आप मतलब किस फील्ड में जाना चाहते हो, किस लेवल पे, अगर टीचर हो किस एज के, मतलब प्रेफरेबली बच्चों को पढ़ाना चाहते हो। बट एक एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज समबडी इज वेरी हाईली क्वालिफाइड, MBA है और बहुत कुछ उसने कर रखा है, बट ही इज नॉट गेटिंग जॉब अकॉर्डिंग टू हिज ओन कैपेबिलिटी, तो वो एक लोअर पोस्ट पे भी जॉब करने के लिए अवेलेबल मतलब मान जाएगा। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट कुछ तो चाहिए ना, ही विल नीड समथिंग टू अर्न। तो इससे नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है एंड पीपल आर देन ऑब्वियसली गेटिंग डिप्रेस समहाउ, क्योंकि मन में तो लगता है कि आई एम क्वालिफाइड पर इतनी मतलब पढ़ाई की, एजुकेशन या वॉट एवर इट इज, मेरा पोटेंशियल ऐसा है, पर स्टिल आई एम नॉट गेटिंग द जॉब आई एम वर्थ ऑफ। और इसलिए धीरे धीरे हम देखेंगे कहीं ना कहीं जो नेगेटिव इफेक्ट है, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो सपोज जिनको जॉब मिल ही नहीं पा रही है, तो वो फिर क्या करते हैं, वो फिर क्राइम में जाते हैं। तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है सोसाइटी में, सिर्फ इकोनॉमिक वाइज नहीं, सोसाइटी में हम सोशल वे में भी क्या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। साइकोलॉजिकल भी बोल सकते हो, लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि वाई आर दे नॉट गेटिंग जॉब इवन इफ दे आर क्वालिफाइड एंड दे आर वांटिंग टू वर्क। तो ये तो हो गया अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। अब हम यही देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो है उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, या मतलब क्या चेंजेस आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में डिटेल में करना चाहें तो सीधी सी बात है कि अपने को पता है एग्रीकल्चर जो मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर है इकोनॉमी का, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो डिपेंडेंसी है पॉपुलेशन की एग्रीकल्चर पे, वो ग्रेजुअली क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे जो सरप्लस लेबर है, यानी जो एक्स्ट्रा, जो हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, इट इज स्टिल देयर, बट काफी लोग अब जो है वो क्या कर रहे हैं, अगर वहां पे उनको लग रहा है कि हमारी जरूरत नहीं है, तो वो सेकेंडरी सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं और टर्शरी सेक्टर की तरफ भी मूव कर रहे हैं, ताकि इनकम उनकी भी क्या हो, इनकम इंक्रीज हो, ज्यादा से ज्यादा वो अपनी फैमिली के प्रोग्रेस के लिए कुछ कर सके। तो यानी अगेन विथ यू कैन से इन विथ डेवलपमेंट एंड इन रिसेंट ईयर्स, जैसे जैसे जॉब स्टोरी और क्रिएट हो रही है, वैसे वैसे हम नोटिस करेंगे कि जो सरप्लस लेबर है एग्रीकल्चर फील्ड में, वो अब धीरे धीरे एग्रीकल्चर या प्राइमरी फील्ड में वो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ जा रही है। और जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर अगर जो हम बात करें रिलेटेड टू दिस ओनली, धीरे धीरे इसमें भी हम देख रहे हैं कि सेकेंडरी सेक्टर में
जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है वो सबसे ज्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग होती है, ऑब्वियसली उसमें लेबर ज्यादा चाहिए होती है, बिकॉज स्मॉल स्केल में कंपैरेटिवली मशीन और बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें कम होती है, सिंपल मशीन होती है, सिंपल सिस्टम होता है, तो वहाँ पे लेबर की ज्यादा जरूरत होती है। तो सेकेंडरी सेक्टर में स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर है, और लोग जो अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, इस सेक्टर में भी जा रहे हैं। टर्शरी में क्योंकि नई नई सर्विसेज आ रही हैं विद टाइम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजें जो है वो इंक्रीज हो रही हैं टर्शरी सेक्टर में भी, जिसके कारण मोर पीपल आर गेटिंग जॉब्स इन दिस सेक्टर ऑल्सो। और जैसे जैसे एजुकेशन आ रही है, लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, तो वो टर्शरी की जो टेक्नोलॉजिकल फील्ड है उसमें एंटर कर रहे हैं, और जैसे आईटी या भाई कंप्यूटर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सारे जो है ये सारी इनकम, ये सारी जो जॉब है ये जनरेट हो रही है और इनकम जो लोगों की बढ़ रही है और ज्यादा लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं। इतने नहीं मिल रहे, कीप इन माइंड, बट फिर भी ग्रेजुअली पीपल आर गेटिंग जॉब। Now they have given us one example. A story is given in your book on page number 26 and 27. I want you to open your book in front of you so that we can gradually go through this story and we can understand it nicely. ठीक है, अब ये जो ऐसे बेसिकली स्टोरी है ना, इसमें ये दिया हुआ है कि कैसे इनिशियली एक गांव था जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज्यादा जॉब थी, लोग अपने अपने काम ही करके सारा जो लाइफ है जो उसको दे वर सर्वाइविंग लाइक दैट ओनली। पर हम धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे उस गांव में ही बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए और कैसे कैसे क्या क्या डेवलपमेंट हुई। दे आर वांटिंग अस टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस स्टोरी। Now they are saying that there was a village जिसमें बहुत सारी फैमिलीज रहती थी। हर फैमिली जनरली उसमें काफी प्रोड्यूस कर लेती थी जितना कि उनके खुद के फैमिली मेंबर्स को चाहिए, यानी फार्मिंग में ऑलमोस्ट उतना प्रोडक्शन हो जाता था हर फैमिली का जितना उनको खुद के लिए जरूरत थी। ठीक है ना, हर फैमिली जो है वो अपने ही रिलेटेड जो नीड्स है उनको जनरली खुद ही फुलफिल कर लेती थी, जैसे अपने खुद के कपड़े बनाना, अपने बच्चों को खुद पढ़ाना। और एक वन ऑफ द फैमिलीज जो है ना, उन्होंने सोचा कि हम है ना अपने बेटों को आगे की पढ़ाई के लिए बाहर भेजते हैं। और कौन सी पढ़ाई, बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी एजुकेशन। तो ये जो बॉय है ही गॉट एडमिशन इन नियर बाय कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के कॉलेज में एडमिशन ले लिया। थोड़े दिन में ऑब्वियसली क्वालिफाइड हो गया, एग्रो इंजीनियरिंग कर ली उसने। वापस जब वो विलेज में आया तो उसने बहुत सारे अच्छे चेंजेस विलेज में लाए। क्या तो इतना क्रिएटिव था कि उसने जो अलग अलग टूल्स होते हैं एग्रीकल्चर में जिनकी जरूरत होती है उनके डिजाइन को चेंज किया, इम्प्रूव किया, और जिसके कारण मतलब कि ऐसे आसानी होगी, ऐसे जो सोइंग है वो अच्छी तरीके से होगी, फ्लोइंग जो है वो अच्छी तरीके से होगी, ऐसे आप इस टाइप के चीजें डिजाइन की जो टूल्स है वो यूज करो, जिसके कारण जो वीट है उसकी लीड में इंक्रीज हो गया। और एक नई जॉब जो है एग्रो इंजीनियरिंग की हमने देखा क्रिएट हो गई, और जो कि जिसमें विलेज में मतलब फिर ये जॉब क्रिएट हो गई और लोग जो उसके पास आते थे टू नो मोर अबाउट हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ देयर फूड ग्रेन्स ऑन द फील्ड। अब हम ये देखेंगे कि ये जो फैमिली जो है, अब वो जो उनकी सरप्लस जितना भी उनका ग्रो हो रहा था वो नियर बाय विलेज में बेच देते थे। अब दे अर्न ह्यूज प्रॉफिट एंड अपने आपस में शेयर करते थे जो कि किस तरीके से काम बढ़ाया और क्या प्रॉफिट हुआ। जब बाकी फैमिलीज जो थी जिन्होंने इसके देखा कि इनकी फैमिली स्पेसिफिकली ये जो लड़का और इसने जिनको इससे रिलेटेड नॉलेज दी थी, उनके काम किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है और कैसे उनका प्रॉफिट अर्न हो रहा है और प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसकी स्टोरी सुन के काफी फैमिलीज जो है उन्होंने मीटिंग की विलेज में, और वो सब चाहते थे कि उनके भी बच्चों के लिए एक बेटर फ्यूचर हो। तो इसीलिए उन्होंने पंचायत को बोला कि आप अब यहाँ पे हम चाहते हैं हमारे स्कूल में क्या हो, सॉरी हमारे गांव में क्या हो, एक स्कूल ओपन हो। पहले वो अपने आप ही पढ़ा लेते थे, अब उन्होंने बोला एक स्कूल ओपन होना चाहिए। तो ऑब्वियसली उन्होंने पंचायत को बोला कि हम लोग सब अपने बच्चों को भेजेंगे स्कूल में, आप बस ये गवर्नमेंट से किसी तरीके से प्रोविजन करवाओ कि हमारे गांव में भी स्कूल खुल जाए।
पंचायत गवर्नमेंट की हेल्प से एक स्कूल खोल देती है वहां पे। फिर देखो टीचर को रिक्रूट किया गया आसपास के टाउन से, सारे चिल्ड्रन जो विलेज के थे अब वो स्कूल जाने लग गए। उसके बाद एक फैमिली ने क्या किया, अपनी बेटी को ना ट्रेनिंग दिलवाई, किसमें, टेलरिंग में। तो जिससे शी स्टार्टेड स्टिचिंग क्लोथ ऑफ ऑल द फैमिली ऑफ द विलेज एंड नाउ एवरीवन वांटेड टू बाय एंड वेयर वेल टेलर्ड क्लोथ। तो घर पे जब बनाते थे तो ऑब्वियसली एवरीवन इज नॉट ट्रेन टू मेक सच यू कैन से डिजाइन एंड डू मतलब मैन्युफैक्चर या वीव सच अ गुड काइंड ऑफ क्लोथ, और मतलब डिजाइनिंग और अच्छे से टेलरिंग, अच्छे से उसकी स्टिचिंग, ये तो थी नहीं। मतलब वो लोग बस घर पे बना लेते थे यूजेबल जैसा, किसी का बहुत अच्छा होता था, किसी का अच्छा होता था, डिपेंडिंग अपॉन whoever used to make it. बट अब उन्होंने देखा कि ऑब्वियसली दिस गर्ल हैड अ ट्रेनिंग इन टेलरिंग और ये बहुत अच्छे कपड़े स्टिच करती थी। तो अब सबको लगा कि वेल टेलर क्लोथ चाहिए, तो सारे विलेज के फैमिली जो उनके पास चले गए। तो एक और जॉब क्रिएट हो गया टेलर का। तो इससे बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट हुआ। अब जैसे जैसे हम देखते हैं कि फार्मर्स जो है अब वो ये सोच रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा अपने कपड़े खरीदे। अब ऑब्वियसली जब उनके पास फ्री टाइम हो रहा था, बिकॉज बहुत सारी चीजें जो वो लोग पहले खुद ही करते थे, अब उनको क्या करना पड़ता था कि वो अब वो सारा टाइम बच गया था। कुछ लोग ऐसे भी थे कि सपोज अगर जब अच्छे कपड़े लेने हो या कुछ तो बहुत दूर जाना पड़ता था, या अगर तो कपड़े सिलने भी हो तो उससे रिलेटेड बेसिक रॉ मटेरियल लाने के लिए, तो उनका टाइम भी सेव हो रहा था, उनकी चीजें भी आसानी से बन गई थी। अब जब ये टेलरिंग वाला काम और कुछ ऐसे ही एक्स्ट्रा काम एक तरीके से जॉब क्रिएट होकर दूसरे लोग करने लग गए, तो इन फार्मर्स के बाद बहुत टाइम बच गया, एक्स्ट्रा टाइम बच गया। अब ये लोग क्या करते थे, फार्मर्स और उनकी फैमिली वाले ऑब्वियसली फील्ड के ऊपर ज्यादा टाइम करते थे, और इसलिए जब अपनी फील्ड पे ध्यान देते थे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छे से होना चाहिए, तो ऑब्वियसली क्या हुआ, फार्म की जो यील्ड है वो बढ़ गई। ये एक तरीके से बिगनिंग थी उनकी प्रॉस्पेरिटी की। और अब हम देखेंगे कि अब इनके पास ज्यादा पैसे थे, एक्स्ट्रा सरप्लस पैसे थे। जब एक्स्ट्रा सरप्लस पैसे होते हैं या और एक्स्ट्रा सरप्लस पैसे जब ज्यादा ग्रेन ग्रो करने लग गए, तो आप अपने जितना आपको घर में चाहिए उसके अलावा एक्स्ट्रा बाहर बेचे तो आपके पास एक्स्ट्रा इनकम होगी। तो ऑब्वियसली धीरे धीरे क्या हुआ, इनको इनकी प्रोग्रेस हुई और इसी तरीके से नए नए और जॉब्स क्रिएट हुए। तीन तो हमने देख ही लिया है, टीचर का, टेलर का, एग्रो इंजीनियर का। अब ऐसे ही धीरे धीरे जब ज्यादा पैसे आ रहे हैं, लोग ज्यादा चीज खरीद सकते हैं, तो धीरे धीरे ज्यादा और क्या हो गई, जॉब्स वहाँ पे क्रिएट हो गए, नए शॉप्स खुल गए और चीजों की डेवलपमेंट हो गई। और धीरे धीरे क्या हो गया कि ये जो पूरी की पूरी विलेज है ये बहुत ज्यादा डेवलप हो गई। और हम देखेंगे ह्यूमन कैपिटल जो उसका राइज हो गया था उसकी लेवल का, और ये एक ऐसी जगह बन गई धीरे धीरे जो कि रिच है इन एवरी सेंस, और इसमें भी कॉम्प्लेक्स और सारी मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट होने लग गई, जो पहले जनरली वो लोग अपने आप ही सारी फुलफिल करते थे। अब सब लोग मिलके काम डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हर चीज की जॉब क्रिएट हो गई है, लोगों के पास ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, ये जो एरिया इसकी डेवलपमेंट हो गई इन एवरी सेंस। तो हम यही बोलेंगे कि कैसे जब एक सेक्शन अगर ट्राई करता है या एक बार जनरेट हो जाती है और सारे उससे इंस्पायर होके या उससे आइडिया लेके आगे कुछ करते हैं, तो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। और इसमें हम देखेंगे कहीं ना कहीं पूरे, ये तो विलेज की डेवलपमेंट हुई है, पर ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं अपनी कंट्री से भी रिलेटेड है। So to wind up the chapter, we can just say that education and health जो है, they are very very important and they make people as an asset for the economy. यानी वो कंट्री के लिए एक तरीके के पॉजिटिव चीज हो जाती है, वो कंट्री के लिए आगे प्रॉफिट देने वाले, कंट्री को डेवलप करने वाले, इम्प्रूव करने वाले एंड एवरी फील्ड में आगे ले जाने वाले एसेट बन जाते हैं। और नेक्स्ट जो हमने अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड पढ़ा था वही है कि जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, चाहे वो गवर्नमेंट के एफर्ट से हो चाहे वो इंडिविजुअल एफर्ट से हो, उससे भी डायरेक्टली अपनी कंट्री जो है वो डेवलपमेंट की तरफ मूव करती है। सो दिस वी शुड कीप इन माइंड दैट पीपल आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट resource and they are really important because they can bring all the factors together
and they are the main, you can say, the main factor which brings main development and the increase in economy of the country. Okay, so with this we complete our chapter. I suppose the chapter is clear. If you have any doubts, feel free to ask, and just give the chapter a reading, and if you have any doubt, come back and ask your problems and we'll sort it out. Now we'll meet in the next meeting. Bye everyone.